हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बोर्ड एक्सपर्ट एकेडमी। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है, जो कि है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो वहां पे गॉस के प्रमेय का पहला नंबर अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे इस डेरिवेशन को हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे, अगर ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो ये 5 नंबर का आता है, कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे ताकि हमें 5 में 5 नंबर मिले। तो आइए इसे सिद्ध करने का तरीका जानते हैं। तो सबसे पहले इस हेडिंग को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा रहता है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित, यानी कि यहाँ पे एक क्या होगा, अनंत लंबाई का क्या होगा, तार होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अनंत लंबाई का एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं तार का। इस तरीके से तार का लंबाई होगा और इसके बाद क्या होगा, एक समान रूप से ये आवेशित होगा, या तो इस पर प्लस चार्ज होगा या तो कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। हम लेते हैं यहाँ पे प्लस चार्ज, क्योंकि एक समान रूप से कैसा है, आवेशित है, प्लस के रूप में। इसके बाद तार के निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो मान लेते हैं तार के निकट किसी बिंदु, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P का नाम क्या देते हैं, P। इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका यह डेरिवेशन हो जाता है, जो कि हमें देता है पूरे के पूरे 5 नंबर। तो आइए इसे सिद्ध करना सीखते हैं। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम गॉस के प्रमेय में, गॉस के प्रमेय का कोई भी अनुप्रयोग करते हैं तो वहां पे जो भी वस्तु होगा, अब यहाँ पे आवेशित क्या है, तार है। अगर यहाँ पे आवेशित चालक होता या फिर चादर होता या फिर गोला होता, तो कोई भी वस्तु होता तो उसके चारों तरफ से होकर गुजरने वाले हम सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तार के चारों तरफ से गुजरने वाले हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कि यहाँ पे ये बेलनाकार तार लंबा है। तो इस तार को एक अक्ष मान करके, और वो भी इस बिंदु से होकर के, ये P बिंदु, जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उस बिंदु से होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो ये इस तरीके से होगा बेलनाकार, ये हो जाएगा इसके बीच वाला ये तार, और यहाँ पे भी इस तरीके से हो जाएगा, और ये ऊपर से जो तार है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तार के चारों तरफ एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे कल्पना करते हैं तो ये तार है, तार मतलब एक रेखा में, हम जानते हैं आवेशों का सतत वितरण 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, एक होता है ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A, और एक होता है ये आयतन आवेश घनत्व जिसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं, वो होता है Q/V। तो आवेशों का सतत वितरण 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो तार है वो एक लंबाई में है, यानी कि इसका होगा रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि रेखा में लंबाई में, तो इसका क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। अगर रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते, इसको शायद इसको ध्यान में नहीं किससे दर्शाते, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। अगर इसको हम सही से देखें, यहाँ पे क्या है, Q/A। हमें यहाँ पे आवेश का मान नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे L है, यानी कि इस चालक की लंबाई कितनी हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इस चालक की लंबाई कितनी है, L, और यहाँ पे इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R। तो यहाँ से यहाँ तक की भी इसकी त्रिज्या कितनी होगी, R। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस साइड, क्या है, इस साइड, इस तरीके से। यह है किसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो कि इधर से आगे की ओर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस फिगर के बारे में लिखेंगे कि फिगर में हमने क्या क्या किया है। तो जो लिखिए है वो लिख देंगे, क्या किया हमने, यहाँ पे दिया गया है, माना कितनी लंबाई का, माना L लंबाई का एक रेखीय, माना L लंबाई का एक रेखीय, क्या है, एक रेखीय एक समान रूप से आवेशित तार है। माना L लंबाई का एक रेखीय एक रूप से आवेशित, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, माना L लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है। ठीक है, और उस तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व, यहाँ पे कितना है, लैम्डा है।
इतना हमने फिगर में मान लिया। उसके बाद क्या कहा गया है, इस रेखीय आवेश घनत्व से कितनी दूरी पर, इसकी r दूरी पर, ये दूरी कितनी होगी r, क्योंकि भाई यही इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे क्या गया, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिससे कितनी दूरी पर, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है जिससे स्मॉल r दूरी पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिगर के बारे में लिखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे n लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, और यहाँ पे क्या है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है जिससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, तो वो भी लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए किस बिंदु से, इसके लिए P बिंदु से गुजरने वाला, इसके लिए P बिंदु से गुजरने वाला एक कौन सा पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी तीन सतह होते हैं। कोई भी ये बेलनाकार है तो बेलनाकार कोई भी आकृति है तो इसके तीन सतह होंगे, एक ये इसका टेढ़ा वाला भाग जो कि गोल गोल है, यहाँ पे वक्र वाला ये वाला वक्र भाग, और एक ऊपर वाला सपाट भाग और एक नीचे वाला सपाट भाग, यानी कि इसमें दो सपाट भाग होंगे और एक ऐसा भाग होगा वक्र। तो इस सपाट वाले भाग को हम मान लेते हैं S1 है, और यह S2 सतह है, और यह कौन सी सतह है, S3 सतह है। ठीक है, कल्पना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें दो सपाट पृष्ठ, दो सपाट पृष्ठ, सपाट मतलब समतल, दो सपाट पृष्ठ कौन कौन, S1 व S2, S1 व S2 तथा एक वक्र सतह तथा एक वक्र सतह या फिर वक्र पृष्ठ S3 प्राप्त होता है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे इस तरीके से ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे कि इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अब हम डेरिवेशन करना शुरू करेंगे। ये तो हो गया फिगर का बात। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फाई बराबर निकालते हैं, मतलब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखते हैं कैसे इसमें कैलकुलेशन होगा। तो तीनों पृष्ठ के कारण हम गुजरने वाला, कितने पृष्ठ है, तीन, S1 S2 S3, तीनों पृष्ठ से गुजरने वाले सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है, ये वैद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले S1 और S2 के लिए निकाल लेते हैं, S1 व S2। अब यहां से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, प्रमाण लेंगे, S1 व S2 से गुजरने वाला क्या निकालना है हमको, वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम इसका फ्लक्स निकालेंगे, और वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे डी ए जो है, ए के आगे डी लगा हुआ है, अगर ए रहता तो पूरा क्षेत्रफल, अगर डी ए लिखा हुआ है यानी कि डिफरेंशियल एरिया। ठीक है, मतलब छोटा सा भाग, मतलब पूरे एरिया का छोटा सा भाग, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा डीए। डीए का क्या मतलब है, तो पूरा जो एरिया है इसमें से कोई छोटा सा भाग हमने ये ले लिया, और इस छोटे से भाग पर कोई बिंदु P है, उस पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम सबसे पहले तीनों पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम पहले किसके लिए निकालना है, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे और इधर निकाल लेंगे S3 पृष्ठ से, S1 से इधर निकाल लेंगे और इधर निकाल लेंगे S1 से गुजरने वाला। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये फाई ई बराबर कितना निकलेगा, वही फॉर्मूला लगेगा ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का कितना मान होगा वो हम लोग देखेंगे। ये कितना है, फाई ई भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई S2, और इसको लिख सकते हैं फाई S1, मतलब S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और ये हो जाएगा S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, मतलब आगे की ओर वैद्युत क्षेत्र, और इसका S2 का सरफेस का है, ये इस तरीके से बेलन है, इसका निचला सिरा है S2, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वह नीचे की ओर है। इसका क्षेत्रफल किधर दिख रहा है, नीचे की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, आगे की ओर। क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और D
ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल के बीच, क्षेत्रफल नीचे की ओर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे भी थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर में भी सेम होगा। इस तरीके से बेलनाकार सतह का क्षेत्रफल ऊपर में ऊपर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे है, तो बेलनाकार सतह का क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पे, ये ऊपर की ओर हो गया S1 का क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ऊपर की ओर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर, यानी कि दोनों के बीच 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा फाई S1 बराबर हो जाएगा cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, यहाँ पे भी 0, यानी कि S1 भी 0 हो जाएगा और S2 भी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाई S1 बराबर है फाई S2 और इस टोटल का मान किसके बराबर है 0 के बराबर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे S1 और S2 के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब हम किसके कारण निकालेंगे S3 के कारण। तो ये वाला हमें पहले लिखना है इसको, ठीक है, फिगर के बारे में पहले फिगर बनाना है, उसके बाद इस चित्र के बारे में जो है वो लिखना है, उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन करना है। इसका अभी हमें काम नहीं है, तो इसको हम लोग लिख लेना, उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या था वैद्युत क्षेत्र की दिशा आगे की ओर थी। इसके बाद हम यहाँ पे S3 के कारण अब निकालेंगे, S3 के कारण वैद्युत, S3 के कारण वैद्युत क्षेत्र। अगर S3 के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई S3, मतलब S3 के कारण वैद्युत क्षेत्र, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के कारण तो 0 ही हो गया, तो टोटल कितना होगा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये सेम वही फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे ईडीए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का मान निकालेंगे तो हम देख रहे हैं यह जो बेलनाकार वक्र सतह है यहाँ पे बिंदु P है, तो यहाँ पे बिंदु P होगा और यहाँ पे इस सतह का क्षेत्रफल, इस साइड वाले सतह का क्षेत्रफल होगा इसके सामने की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी है उधर ही, तो दोनों के बीच, मतलब दोनों एक ही दिशा में है आगे की ओर, तो दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा फाई ई बराबर कितना आ जाएगा ई डी ए, डी ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो दोनों तरफ का क्या कर देंगे समाकलन, ये डी ए मतलब कौन सा क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल। अब अगर हमें पूरे क्षेत्रफल के कारण, देखो S3 का इतना छोटा सा क्षेत्रफल है, पूरा अगर क्षेत्रफल लेते तो पूरा क्षेत्रफल कितना है S3, ये वक्र वाले का पूरा क्षेत्रफल कितना है S3, लेकिन इस वक्र वाले का छोटा सा सतह हमने इतना बड़ा लिया तो इसका सतह का क्षेत्रफल कितना हो गया DA, ठीक है, पूरे सतह का क्षेत्रफल हमने कितना माना है A, और इस छोटे से सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो डी ए, क्योंकि डी क्यों लगाया जाता है तो छोटे क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए डी लगाएंगे। अगर एल के आगे डी लगा हुआ है यानी कि छोटी लंबाई, अगर वी के आगे डी लगा हुआ है यानी कि छोटा आयतन या फिर छोटा सा वेग, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वेग भी है तो उसका छोटा वेग डी भी होगा, अगर लंबाई टोटल एल है तो छोटी लंबाई डीएल होगी, टोटल ए टोटल क्षेत्रफल ए है तो ये छोटा सा क्षेत्रफल डी होगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो ए है और यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल इसका हमने डी लिया है, तो वो डी ये वाला है। अब इसके पूरे क्षेत्रफल के कारण क्षेत्रफल ये वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे समाकलन, क्योंकि हम भी जानते हैं पूरे के लिए क्या किया जाता है समाकलन, और छोटा निकालने के लिए अवकलन करते हैं। बड़ा था, बड़ा से छोटा निकालने के लिए अवकलन कर दिए, डी मतलब डिफरेंशिएशन अवकलन, और यहाँ पे पूरा निकालने के लिए समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई डी ए, और यहाँ से आ जाएगा हमारा फाई ई ही आ जाएगा, क्योंकि इसका आगे कितना है 1, और 1 का समाकलन वही होता है जो इसके आगे लगा होता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा फाई ए, इसके आगे क्या लगा हुआ है ए, यानी कि इसके अंदर ए को छोड़ करके सब बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे फाई था तो फाई को छोड़ करके सब बाहर निकल जाए, लेकिन फाई के अलावा यहाँ है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे एक रहेगा, और यहाँ पे ए के अलावा ई है तो ई क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यह नियतांक की तरह कार्य करेगा, अंदर में केवल बचेगा डी ए का समाकलन, और फाई ई बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा ई इंटू डी ए। डी ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल और डी ए मतलब छोटा सा क्षेत्रफल। अगर हम छोटे से क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बड़ा क्षेत्रफल, और बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है इस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इस डी ए समाकलन डी ए, ये जो समाकलन डी ए है इसके जगह पे हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देंगे। कौन सा होता है वही बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यहाँ पे एच कितना होगा तो ये इसकी लंबाई या फिर इसकी ऊंचाई को एच बोलते हैं, यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है एल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल,
2 पाई आर एल, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अब हम ये तो फाई ई बराबर निकाले हैं यहाँ पे किसके फॉर्मूला से, ईडीए कॉस थीटा से, लेकिन गॉस का प्रमेय से भी कुछ होता है। गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/म्यू नॉट गुना ये एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये गॉस का प्रमेय है। तो इससे हम जानते हैं फाई ई बराबर क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्यू मतलब आवेश, यहाँ पे आवेश का मान नहीं दिया गया है लेकिन आवेश घनत्व का मान दिया गया है, तो इस आवेश को हम यहाँ पे किसमें बदल लेंगे, आवेश घनत्व में बदल लेंगे। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि चूंकि सिग्मा ये लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन में ए, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो लेमडा के गुना में ए चला जाएगा, तो लेमडा इंटू कितना हो जाएगा ए, तो यहाँ से हमने क्यू का मान निकालिए कितना है लेमडा ए, तो इस फाई ई के बराबर में क्यू के जगह पे कितना लिख देंगे लेमडा ए, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे आगे और क्षेत्रफल के लिए लेमडा अपॉन में एल फॉर्मूला होता है, ठीक है, देखिए आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है लेमडा अपॉन में एल, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा इंटू एल, ठीक है, यहाँ पे भी लेमडा इंटू एल। अब नीचे में कुछ क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। फाई ई में हमने किसका मान रख दिया, क्यू का मान रख दिया, क्यू का मान कितना था लेमडा एल रख दिए, ये आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं इसको मान लेते हैं हम कौन सा समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन से समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या आ रहा है, तो फाई ई का मान किसके बराबर है, ई 2 पाई आर एल के बराबर है, तो यहाँ पे फाई ई की जगह पे रख देंगे ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो लिख देंगे लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई बराबर 2 पाई आर, गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो इधर आ जाएगा लेमडा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर। अब इसी को अगर हम सही से लिख लेंगे तो ई बराबर आ जाएगा ये 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बचा आर और लेमडा, इसी को लिख देते हैं लेमडा अपॉन में आर, तो ये हो जाता है अनंत विस्तार अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। इसको बनाने का सही तरीका ही यही है कि पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद फिगर में जो भी कैलकुलेशन या फिर जो भी सजावट हम करते हैं उसको ये भाषा के रूप में लिख देते हैं, जैसे अभी लिखा गया सिंपल सा भाषा होता है, इसको फिगर कोई देख के लिखना पड़ता है। जैसे ये है फिगर, लिखेंगे माना एक एल लंबाई का एक समान रूप से धनावेशित तार है जिसका देखिए आवेश घनत्व लेमडा है, और इसके बाद लिख लेंगे इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, तो इससे तार इस बिंदु पी से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कल्पना करेंगे तो S1 S2 S3 तीन पृष्ठ प्राप्त होगा। S1 और S2 समतल सतह होगा यानी कि सपाट सतह होगा तो वो लिख देंगे, S3 टेढ़ा वाला सतह होगा वक्र वाला तो वो लिख देंगे। इसके बाद S1 S2 के कारण निकालेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे थीटा बनेगा 90 डिग्री, जिसके कारण दोनों का मान आ जाएगा 0। इसके बाद S3 के कारण निकालेंगे तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। E और DA, अब हमको ये DA लगा हुआ है यानी कि इसका छोटा सा क्षेत्रफल है और हमको निकालना है इस S3 वाले पूरे क्षेत्रफल के कारण, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे और समाकलन करने पर ये इस तरीके से क्या हो जाता है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइट थोड़ा कट गया तो हम इस क्लास को रहने देते हैं यहीं पे, अगर कोई दिक्कत होगा तो थोड़ा पीछे करके अपना वीडियो को देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग मिलते हैं अगले किसी डेरिवेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।